ये एक न्यू एनिमे होने वाला है और इसकी स्टोरी काफी ज्यादा रोमांटिक और काफी ज्यादा अलग है। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम तो अभी मुझे नहीं पता है। वो सुबह सुबह उठती है और वाटरमेलन को काटती है, साथ ही वो सिगरेट पीते हुए उसका मजा लेती है। साथ ही हम यहाँ पर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स को देखते हैं। इसके बाद वो लड़की अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है और एक छोटी सी लड़की को गुड मॉर्निंग बोलती है। तब वो लड़की हमें इसका नाम बताती है जो कि कुजीताई होता है। तो यह हमारी मेन कैरेक्टर का नाम कुजीताई है। इसके बाद हम टीवी पर न्यूज देखते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि साइंटिस्ट एक नई चीज बना रहे हैं जिससे हम इंसानों की यादों को हमेशा ही बचा कर स्टोर रख सकते हैं। और देखा जाए तो इंसान का शरीर नहीं पर उसकी यादें हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी। इस काम को काफी सेफ्टी से किया जाता है लेकिन अभी ये प्रोसेस में है और इस प्रोजेक्ट का नाम जेनेटिक टेरा है। दुनिया में हर जगह इसी के बारे में बात चल रही थी। इसके बाद कुजीताई अपने ऑफिस पहुंच जाती है जहाँ उसका बॉस उससे बोलता है कि तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए। वो यहाँ पर कंप्यूटर में अपनी एंट्री करने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और वो उसकी एंट्री करने से पहले अपनी एंट्री कर देता है और इस तरह से कुजीताई टाइम पर आने के बावजूद 1 मिनट लेट हो जाती है। और इस बंदे का नाम है कूदो। नाम भी कैसे कैसे है। खैर आगे हम देखते हैं कि वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना जल्दी आने के बावजूद वो 1 मिनट लेट हो गई। कूदो बोलता है कि गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद दूंगा। इसके अगले ही सीन में वो लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं। कुजीताई बोलती है कि ये भी हाल ही में खुला है लेकिन यहाँ पर कूदो को वो पसंद नहीं आता और वो आगे बढ़ जाता है। अब वो एक दूसरे रेस्टोरेंट में पहुंचकर खाना खाने लगते हैं लेकिन यहाँ कुजीताई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कूदो से बोलता है कि तुम एक बार ट्राई तो करो, ये बहुत अच्छा है। कुजीताई बार बार अपने चश्मे को निकाल कर अपनी आँख को मसलने लगती है और इसके बाद वो आई ड्रॉप अपनी आँख में डालती है लेकिन इससे कूदो को उस पर काफी गुस्सा आता है और गुस्से में वो बोलता है कि तुम्हें बार बार ये नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे आँख में दर्द हो रहा है तो तुम्हें अपनी आँख को मसल लेना या उसको मालिश करनी चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं कि अपने हाथ मुझसे दूर रखो और इस वजह से दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ उनका ऑर्डर करा हुआ फूड आ जाता है और थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। गाइस मुझे पता है कि अभी आपको स्टोरी थोड़ी बोरिंग लग रही होगी पर अभी जो ट्विस्ट आएगा वो देखकर सच में हैरान हो जाओगे। यहाँ पर कुजीताई, सॉरी मुझे माफ करना, उसका नाम कुजीताई नहीं कुजीराई है। वो बताती है कि वो एक नए घर में शिफ्ट होने वाली है। कूदो भी ये जानता है कि उसका पुराना घर काफी ज्यादा ही गंदा था लेकिन अगर पेंट कर दिया जाए तो काफी सही लगेगा। अब दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर कुजीराई बोलते हैं कि तुम चाहो तो हम कहीं और भी जा सकते हैं लेकिन कूदो उससे बोलता है कि यहाँ से सीधा तुम डॉक्टर के पास जाने वाली हो अपनी आंखों के लिए। इसके बाद हम कुजीराई को देखते हैं जो कि अपनी आंखों का चेकअप करवाती है और अगले दिन वो बिना गॉगल्स के आती है और काफी खूबसूरत लग रही है भाई। वो अपने मैनेजर को बताती है कि उसकी आंखें अब काफी ज्यादा ठीक हो चुकी हैं। कूदो भी उसकी तारीफ करता है कि बिना गॉगल्स के तुम सच में काफी अच्छी लगती हो। इसके बाद दोनों ही टेरिस पर आग के अंदर कुछ पेपर्स को जला रहे होते हैं। यहाँ आसमान में हम चीज देखते हैं जो कि साइंटिस्टों के द्वारा ही बनाया गया है। कूदो उसको देखकर बोलता है फ्यूचर में पक्का हम लोग को पनिशमेंट मिलेगी जो भी हमने प्रकृति के साथ किया है। इस पर कूदो उससे पूछती है कि क्या तुम जेनेटिक टेरा के खिलाफ हो। कूदो बताता है कि ऐसा नहीं है लेकिन जिस तरह से देश के दुनिया को बदला जा रहा है इस तरह से हमारा अर्थ एक तरह से नकली अर्थ है। कूदो से बोलती है कि मैं लंच करने जा रही थी और तब मैंने उस रेस्टोरेंट को देखा और तुम्हें तो पता ही है कि हमारी कंट्री में काफी टाइम बाद कोई नया रेस्टोरेंट खुला है। जिस पर कूदो भी टाउन के बारे में बताने लगता है कि गलियां काफी पुरानी है, काफी सुनसान सी है और जगह भी काफी पुरानी लगती है पर दोनों को ही ऐसी जगह पसंद है और इसीलिए उसको कोबुलोना यानी अपना टाउन काफी अच्छा लगता है। कुजीराई बोलती है कि मुझे ये जगह ज्यादा पसंद तो नहीं लेकिन मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे पुरानी यादें याद आने लगती हैं जैसे कि कुछ हो और मुझे अच्छा लगता है। ये सुनकर कूदो काफी हैरान हो जाता है। गाइस ये कुजीराई में बार बार नहीं बोल सकता तो अब हम इसको रिको बोलेंगे। रिको अब रियलाइज करती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा बोल दिया लेकिन तभी कूदो उसके एकदम करीब आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं चलना चाहोगी। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि रिको वापस से चश्मे लगाकर आई है और उसको चश्मे में देखकर कूदो उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन इससे थोड़ी देर बाद वो दोनों ही अपना काम करने लग जाते हैं। अपना काम खत्म करने के बाद दोनों ही अपने डिनर के लिए जाने लगते हैं लेकिन यहाँ पर कूदो उसे नहीं बताता कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद कूदो उसे एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर काफी सारी दुकानें होती हैं और बोलता है तो चलो मैं कूबलो की तुम्हें कुछ ऐसी यादें देता हूँ जिससे तुम हमेशा ही याद रख सको। जिसके बाद कूदो रिको को यहाँ पर अलग अलग तरह के फ्रूट को टेस्ट कराता है और उसे काफी ज्यादा मजा आता है। दोनों ही काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद रिको बोलती है कि अब बस इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती। पर कूदो उससे बोलता है कि नहीं अब हमें हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर जाना है जो कि कैफे होता है। दोनों एंटर करते हैं और कैफे के अंदर कूदो का ही दोस्त काम करता है। कैफे को देखकर रिको समझ जाती है कि यहाँ पर कूदो रेगुलर आता है। कूदो यहाँ पर आइस कॉफी को ऑर्डर करता है और रिको बस एक फिश को ही देखे जा रही थी। इसके बाद कूदो का दोस्त यहाँ पर वाटरमेलन ले आता है। वाटरमेलन को देखकर रिको काफी खुश हो जाती है और मजे में खाने लगती है। वो दोस्त से बोलता है कि तुम हमेशा ये खाती रहती हो, आखिर तुम इसमें क्या मजा आता है। यहाँ रिको मन में सोचती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ आती हूँ और आज खासकर यहाँ मुझे काफी नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। अब वो अपनी सिगरेट पीती है और कूदो से बोलती है एक बार तुम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करो, थोड़ा अजीब है लेकिन काफी मजा आएगा। सब कुछ करने के बाद दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद कूदो का दोस्त रिको को गलती से उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेता है। रिको क्लियर करती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड
नहीं हूँ। और यही बार वो बात कूदो को बताती है, जो सुनकर कूदो तो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद कूदो से वही रुकने बोलकर कुछ लेने जाता है। रिको आसमान में उसी मशीन को देख रही थी। उस जायंटिक टेरा की मशीन को देखकर उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तभी यहाँ पर कूदो एक फिश ले आता है, वही फिश जिसे रिको काफी देर से देख रही थी। फिश को लेकर वो घर पहुँच जाती है और बस यहाँ पर वो कूदो के बारे में ही सोचे जा रही थी। अगले दिन वो अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पेंट करने लगती है। पेंट करते करते उसे टाइम का पता ही नहीं चलता और बिना खाए पिए वो काफी देर से बस काम करे जा रही थी। लेकिन तब भी वो सिर्फ एक ही दीवार को पेंट कर पाई है अब तक। लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वो दूसरी दीवार को पेंट करने जाती है लेकिन नीचे गिरने लगती है। लेकिन सही समय पर यहाँ पर उसे कूदो पकड़ लेता है। और ये पोज सच बताना काफी रोमांटिक नहीं है। कूदो उससे बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं काफी लेट हो गया। और फिर उसे ड्रिंक देते हुए बोलता है कि अब तुम आराम करो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। वो पेंट ब्रश उठाकर दीवार को पेंट करने लगता है। यहाँ पर रिको सोचती है कि कहीं मैं उसे पसंद तो नहीं करने लगी। इसी सोच में अगले दिन वो ऑफिस जाती है और शाम के टाइम वो पाती है कि कूदो तो सो रहा है और वो उसे उठाने लगती है। और जब कूदो नहीं उठता तो वो बॉस की तरह एक्टिंग करते हुए बोलती है, ये तुम्हारे सोने की जगह नहीं है, उठो कूदो। तभी कूदो की आंख खुल जाती है और वो अचानक ही रिको को किस कर लेता है। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है और रिको को धक्का देकर यहाँ से जाने लगता है और बोलता है गलत इंसान और चला जाता है। लेकिन यार रिको तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि अचानक से कूदो ने ये क्या कर डाला। अब अगले दिन दोनों ही काम कर रहे होते हैं और कूदो यहाँ पर बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। लेकिन जिस पर रिको बोलती है मेरा भी थोड़ा काम बचा है। और फिर कूदो खुद ही जाने लगता है। वो यहाँ पर ऐसा एक्टिंग करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। पर रिको तो अभी उसी बारे में सोचे जा रही होती है। तब वो देखते हैं कि कूदो के ड्रॉर से कुछ सामान नीचे गिर गया है। वो पेपर्स को इकट्ठा करने लगती है। तभी वो देखती है कि ड्रॉर में एक फोटो रखा है। उस फोटो को देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और रास्ते भर बस वो उसी के बारे में सोच रही थी और सीधा उसी कैफे में पहुंच जाती है। यहाँ वो कूदो वाली आइस कॉफी को ऑर्डर करती है उसी के दोस्त से। वो फोटो जो हमने नहीं देखी वो उसको दिखाती है, जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि अच्छा तुम इस फोटो की बात कर रही हो, उस दिन हमने काफी मजा किया था, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि ये फोटो मैंने ही क्लिक करी है। ये फोटो कूदो की एंगेजमेंट वाले दिन की है। ये सुनकर रिको को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हैरानी होती है और वो बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो इस तक कूदो की गिफ्ट दी गई मछली मर चुकी थी। और तभी अचानक से हमें उन दोनों के पास्ट की कुछ झलके, कुछ यादें दिखाई जाती हैं। और अब फाइनली हम देखते हैं कि वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि कूदो और रिको की ही है। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ रिको को तो कुछ भी नहीं पता। आप लोग को क्या लगता है कि क्या इन दोनों के पास्ट में कुछ यादें हैं जो इसे याद नहीं? चलिए ये सब हम कहानी में आगे जानते हैं। रिको अभी भी उसी फोटो के बारे में सोची जा रही थी। तभी उसको उसकी दोस्त का कॉल आता है और वो बोलती है कि उसके पड़ोस के घर से काफी ज्यादा आवाजें आ रही हैं, तो क्या तुम मेरे बदले वहां जाकर बात कर सकती हो। रिको उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और वो उसके पड़ोसी के घर के बाहर खड़ी होती है। वो बेल बजाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। पर तभी अचानक से गेट के अंदर से काफी सारे टेडी बियर बाहर गिर जाते हैं। रिको काफी डर जाती है। उनके बीच में एक लड़की भी फंसी होती है और वो रिको से माफी मांगती है और बोलती है कि ये काम मुझे आज ही खत्म करना है। अब वो दोनों उस लड़की के घर में जाते हैं जहाँ वो बोलती है मुझे आज ही ऐसे 50 और टेडी बियर बनाने हैं, तो इसीलिए मेरा घर गंदा है और मुझे माफ करना। लेकिन रिको का ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो अभी भी बस उसी फोटो के बारे में सोची जा रही थी। रिको को इतना गुम देखकर वो लड़की पूछती है कि क्या आपको कुछ हुआ है, अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। रिको थोड़ा सोचती है कि क्या किसी अनजान आदमी को उसे ये बताना चाहिए, लेकिन फिर वो उसे फोटो दिखाती है। फोटो देखकर वो लड़की सीधा रिको से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। रिको बोलती है कि मुझे नहीं पता और वो शायद लड़की भी मैं नहीं हूँ। पर वो लड़की बोलती है कि ये तो तुम ही लग रही हो। पर रिको बोलती है पर मैंने आज तक ऐसी फोटो क्लिक ही नहीं करवाई है, क्योंकि अगर करवाई होती तो मुझे ये याद होता, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब वो लड़की कहती है कि अच्छा माना कि ये तुम नहीं हो तो फिर तुम लगभग मेरी ही तरह हो। वो लड़की अपने बारे में काफी कुछ रिको को बताती है, जैसे कि उसके ऊपर से नीचे पूरे शरीर के अंदर काफी सारी प्लास्टिक सर्जरी हो रखी है। पर लड़की को खुद ही पता नहीं है कि ये सब कब हुआ है। वो रिको को बताती है कि कोई अगर हमें हमारी पास्ट की झलके दिखाता है तो हम उसे मानने से ही इनकार कर देते हैं। अब हम कूदो को देखते हैं। कूदो को पता चल चुका है कि रिको ने वो वाली फोटो देख ली है। अब वो पास्ट की बातें याद करने लगता है। जब वो ऑफिस में नया नया आया था तब यहाँ पर रिको ही उसे पूरा कॉब्लिन शहर घुमाया करती थी। वो काफी सारे पैसे वाले गेम भी खेलती थी जिसमें वो हमेशा ही जीतती थी। इसी वजह से पास्ट में वो रिको से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। रिको ने पास्ट में ही कूदो को वाटरमेलन और सिगरेट वाला कॉम्बिनेशन बताया था, पर जब उसने वो ट्राई किया था तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसके बाद हम दोनों लड़कियों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ का खाना दोनों को काफी ज्यादा पसंद आता है। वो लड़की बोलती है कि अब तुम्हारा फेस देखकर मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। पर तभी रिको बोलती है कि मुझे अभी भी उस फोटो के बारे में जानना है। वो दोबारा से वो फोटो बाहर निकाल देती है। उस फोटो को देखकर वो लड़की बोलती है तो अच्छा ये कूदो है ना, तो क्यों ना तुम इस फोटो के बारे में उसी से पूछ लो, वो तो तुम्हें सब कुछ सच बता ही देगा। पर ये सुनकर रिको ब्लश करने लग जाती है, जिससे लड़की को समझ में आ जाता है कि ये काम इसके बस की बिल्कुल नहीं है। रिको बताती है कि कूदो को इस फोटो के बारे में पहले से ही पता था, अगर उसे बताना होता तो वो पहले ही बता देता। वो लड़की बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें से एक बात बोलती हूँ, क्या पता इस फोटो में जो लड़की है उसकी शादी पहले ही कूदो के साथ हो चुकी है, और क्या पता ये लड़की
लड़की तुम ही हो, बस तुमने अपनी थोड़ी सी मेमोरीज खो दी हो, जिस वजह से तुम्हें याद ही नहीं कि तुम्हारी एंगेजमेंट उसके साथ कब हुई थी। और क्या पता कूदो आज तक तुम्हारा इंतजार ही कर रहा हो कब तुम्हारी मेमोरीज वापस आएंगी और वो तुम्हारे साथ शादी करेगा। ये थ्योरी एनिमे का प्लॉट बन सकता है। खैर अब रिको ये सब सुनकर सोचती है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। अब अगले दिन ऑफिस में कूदो बोलता है कि मुझे काफी थकावट महसूस हो रही है, हमें कुछ खाना चाहिए। रिको भी इस पे एग्री करती है और बोलती है कि इस बार हम उस नए वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे, पर कूदो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। तब रिको से बोलती है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे पुरानी चीजें याद आने लगती हैं। ये सुनकर कूदो शॉक तो हो जाता है पर वो कुछ बोलता नहीं है। तब रिको अपना चश्मा उतारती है और कूदो से बोलती है कि मेरी तरफ देखो। कूदो उसको देखता है और उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम इयररिंग्स नहीं पहनती हो ना, क्योंकि तुम्हारे कान में कोई छेद ही नहीं है। कूदो को ऐसा देखकर रिको ब्लश करने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते हैं। तभी एकदम से कूदो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम काफी ओल्ड लगने लगी हो, तुम्हारे मुंह पर अब झुर्रियां आने लगी हैं। ये सुनकर रिको को उस पर गुस्सा आने लग जाता है। तभी कूदो बोलता है कि चलो अब हम खाने चल रहे हैं ताकि तुम्हारे फेस पर वापस से ग्लो आ सके। पर रिको ने अपना मुंह फुला रखा था और बोलती है कि मैं नहीं आ रही, तुम ही जाओ। कूदो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रिको वो फोटो वापस उसके ड्रॉर में ही डाल देती है। इसके बाद एक हॉस्पिटल में लड़कियों का फ्री चेकअप हो रहा था। यहाँ रिको और वो लड़की भी आई थी। वो लड़की तो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका फेवरेट डॉक्टर ही उसको चेकअप करने वाला है। ये डॉक्टर एक तरह से इस एरिया में काफी ज्यादा फेमस है। वो बताते हैं कि मैं काफी टाइम से इसका अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जिसने रिको का नाम बताया था हमें। अब हमें इस पीले वाली लड़की का नाम पता चलता है जो कि योमी होता है। और रिको की जिस फ्रेंड ने उसे कॉल किया था कि पड़ोसी शोर कर रही है, वो असल में यही छोटी बच्ची थी। असल में ये छोटी बच्ची नहीं है, बस इसका कैरेक्टर इतना छोटा है। अब सारी लड़कियां अपना चेकअप करा लेती हैं और सबको आसानी से रिपोर्ट भी मिल जाती है। इसके बाद हम कूदो को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने जॉब छोड़ दी है। इससे वो काफी उदास होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों लड़कियां यहाँ पर आती हैं, पर थोड़ी देर में ही वो भी उदास होकर बाहर निकल आती हैं क्योंकि उन्हें उस लड़के से काम था, पर उसने तो जॉब यहाँ पर छोड़ दी है। दोनों लड़कियां बातें करते हुए जा रही होती हैं। तभी रिको एक इयरिंग वाले को देखती है और उसके पास जाती है। उसे कूदो की बात आ जाती है जहाँ पर कूदो ने कहा था इयरिंग्स तुम्हारे कान में काफी अच्छी लगेंगी। और पता नहीं कैसे वो फोटो वाली इयरिंग ही चूज करने की सोचती है। ये बात बगल वाली लड़की को समझ में आ जाती है और वो रिको को वही वाली इयरिंग चूज करके देती है। अब अगले दिन ऑफिस में कूदो काम कर रहा होता है। तभी यहाँ रिको आती है। रिको को देखकर कूदो एकदम हैरान हो जाता है। वो उससे कुछ बोलने वाला होता है, तभी रिको खुद ही बोलती है मुझे पता है कि बिना छेद कराए भी इयरिंग्स को पहना जाता है और ये मुझ पर काफी अच्छी लग रही है। खैर तुम बताओ मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ। तब कूदो काफी सीरियस एक्सप्रेशन देता है। वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं और सीधा बोलता है आखिर तुम ये क्यों कर रही हो, और चला जाता है। कूदो के बोलने से रिको काफी ज्यादा उदास हो गई थी क्योंकि उसे काफी बुरा लगा था इस बात का। हम याओमी को उसके घर पर देखते हैं। तभी वहाँ पर रिको आ जाती है जो कि काफी ज्यादा उदास थी। उसका एक इयरिंग नीचे भी गिर जाता है और वो बोलती है कि मैं काफी मूर्ख हूँ, मुझे उस तस्वीर के बारे में जानना ही नहीं चाहिए था। अब वो मेरे से कभी बात नहीं करेगा। और वो रोते हुए सब कुछ बोल रही थी। याओमी उसे शांत कराकर अपने घर के अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ हम कूदो को भी देखते हैं जो कि बारिश में बाहर बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा उदास था। हम रिको को घर पर देखते हैं जो कि खुद से ही बोलती है उस फोटो के बारे में जानने से पहले मैं कितनी ज्यादा अलग थी और अब मैं क्या बनने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद रिको ऑफिस के बैल्कनी में खड़ी होकर सिगरेट पी रही होती है। तो यहाँ पर कूदो भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। पहले तो दोनों दूसरे से कुछ नहीं बोलते। तब कूदो उससे माफी मांगता है और बोलता है कि कल मैंने तुम पर गुस्सा उतार दिया, मैं तुम पर गुस्सा नहीं था। ये सुनकर रिको काफी रिलीफ फील होता है, पर वो बोलती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ तो नहीं करूंगी, पर मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जाओ और पैसा तुम्हें ही भरना पड़ेगा। पर ये सुनते कूदो बोलता है कि ये पैसा बना लिया मेरे से नहीं होने वाला। दोनों के बीच में बहसबाजी होने लगती है, लेकिन इन द एंड कूदो मान ही जाता है। पर वो बोलता है कि पैसा मैं तभी भरूंगा जब तुम मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाओगी। पर लड़के के बोलने से क्या ही होता है, जाना तो उसे उसी रेस्टोरेंट में पड़ता है जहाँ पर रिको बोल रही थी। यहाँ रिको देखना चाहती थी कि कूदो को खाना कैसा लगता है और सच में कूदो को खाना काफी ज्यादा अच्छा लगा था और ये सुनकर रिको भी काफी खुश हो गई थी। खाना खाने के बाद दोनों बाहर होते हैं। तभी कूदो रिको का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आसमान कितना ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर रिको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन वो याओमी के साथ डॉक्टर से मिलने आती है। अब वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसके बारे में सब कुछ बताता है कि तुम्हारा नाम रिको है, तुम्हारी एज 32 साल है और तुम्हें जो भी परेशानी है पहले तुम मुझे वो बताओ। रिको बताते हैं कि मेरे सर में थोड़ा दर्द सा रहता है। तभी उस डॉक्टर के पास एक मेल आता है जो कि रिको के बारे में ही था। मेल पढ़ने के बाद वो रिको से बोलता है मुझे तुम्हें चेकअप करने के लिए तुम्हारे पास आना होगा। और वो पास कम उसे चिपक ज्यादा रहा था। डॉक्टर मुझे ठरकी लग रहा है। वो रिको के होठों को छूता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। रिको को इससे काफी गुस्सा आता है। वो याओमी को लेती है और यहाँ से सीधा निकल लेती है। ऊपर से डॉक्टर ये देख रहा था और अब भी दल्ला काफी क्रीपी स्माइल कर रहा था।
अब हमें कूदो और रिको के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहे थे। मदद करने के बाद जब दोनों ही घर जा रहे थे तब अचानक से कूदो के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है। रिको के पूछने पर भी कूदो कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है। तब रिको उसे अपने अपार्टमेंट पे ले जाती है। कूदो काफी शर्मा रहा होता है क्योंकि इससे पहले वो कभी किसी लड़की के अपार्टमेंट नहीं गया था। रिको उसे शर्माने के लिए मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हें खुद इनवाइट कर रही हूँ। वो अंदर आता है जहाँ रिको सीधा खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है अच्छी हवा लेने से सब कुछ सही हो जाता है। खुद अच्छा फील करने के लिए पहले अपना मुंह धोता है और फिर फ्रिज में से पानी निकालकर पीने लगता है। अब वो एक जगह बैठकर रिको के घर को देखने लगता है और सोचता है कि यहाँ कुछ भी एक्सपेंसिव है ही नहीं, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल घर है। अब रिको उससे पूछते हैं कि तुम्हें कॉबलिन शहर कैसा लग रहा है, जिस पर कूदो बताता है कि मुझे यहाँ काफी मजा आ रहा है। वो कहता है कि यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, काफी पॉजिटिव हैं। रिको भी इस बात पे एग्री करती है और दोनों के बीच में काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन होने लगता है। अब प्रेजेंट टाइम में रिको तैयार होकर ऑफिस के लिए चली जाती है और कूदो को गुड मॉर्निंग बोलती है, पर तभी वहाँ पर वो डॉक्टर हेलोनवा भी आ चुका था, जिसे देखकर रिको परेशान हो जाती है। रिको का बॉस तो उसकी चेलागरी करने लग जाता है। यहाँ डॉक्टर सबसे बात करने लगता है कि वो एक नया क्लिनिक खोलने वाला है। डॉक्टर को देखकर रिको डरने लग जाती है, काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। डॉक्टर बोलता है कि मैंने काफी अच्छी जगह देख ली है। खुद रिको को नोटिस कर लेता है और डॉक्टर से बोलता है कि मेरी एम्प्लॉय की तरह ऐसे क्यों देख रहे हो। डॉक्टर बोलता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। कूदो उस पर काफी चिल्लाने लगता है। तब डॉक्टर उसकी आंख में स्प्रे मार देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा जलन महसूस होने लगती है। अब डॉक्टर खड़ा होता है, बोलता है मुझे लगता है कि रिको तुम्हारे लिए काफी प्रीशियस है। पर अगले ही सीन में वो रिको के मुंह पर किस कर देता है। कूदो ये देखता ही रह जाता है और वो डॉक्टर बोलता है तुम ऐसे किसी को क्यों पसंद कर रही हो जिसे तुम्हारी लिपस्टिक के बारे में भी नहीं पता है। तुम चाहो तो मुझे चूज कर सकती हो। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। कूदो को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके अगले सीन में वो दोनों एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर रिको को एक फिश टैंक लेना था और कूदो को भी कुछ सामान लेना था। सारा सामान लेने के बाद कूदो बोलता है मैं तुम्हारे घर जाने वाला हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। रिको बोलती है कि मुझे इतनी कुछ खास मदद भी नहीं चाहिए। तब शॉपकीपर बोलता है कि अगर वो मदद करना चाहता है तो तुम्हें इसकी मदद ले लेनी चाहिए, पर वो कूदो को जूनियर बोल देता है। इस पर कूदो उससे लड़ने लगता है और रिको को हंसी आने लग जाती है। अब कूदो रिको के घर के बाहर बैठा होता है क्योंकि वो अंदर कुछ कर रही होती है। अब वो अंदर जाता है, देखता है कि रिको खिड़की के पास खड़ी है हवा खाने के लिए और ऐसा ही वो पास्ट में भी किया करती थी। अब वो सीधा फ्रिज खोलकर पानी निकालने लगता है, पर रिको से बोलती है कि तुम बिना पूछे मेरे से फ्रिज कैसे खोल सकते हो। तो बोलता है कि बस ऐसे ही मैं चेक कर रहा था। इसके बाद वो वाटरमेलन खाते हुए पूरा घर चेक कर रहा था। तब वो एक डॉल को देखता है और इसके बाद वो भी बालकनी में चला जाता है कुछ खाते पीते। और तब हमें कूदो का प्रेजेंट और रिको का पास्ट एक साथ दिखाया जाता है, मतलब प्रेजेंस दिखाई जाती है। इसके बाद रिको फिश टैंक में फिश को डाल देती है और काफी खुश होने लगती है। कूदो भी वहाँ आता है और पूछता है कि क्या तुमने इसका कुछ नाम रखा है, जिस पर रिको उसका नाम सक्सेस बताती है। वो बताती है कि इसके आने के बाद मेरी लाइफ में काफी कुछ हुआ है और इसीलिए मैंने इसका नाम ये रखा है। कूदो वाटरमेलन का शुक्रिया कर कर बाहर जाने लगता है। घर के बाहर वो नेम प्लेट को भी चेक करता है। यहाँ अंदर रिको सोचती है कि प्लीज अगली बार भी तुम जरूर आना। अगले दिन ऑफिस में कूदो की टेबल के ऊपर एक सनफ्लावर रखा होता है। वो रिको से पूछता है कि क्या तुमने इसे यहाँ रखा है। रिको बोलती है कि कल जो तुमने मेरी मदद करी ये उसके लिए है। जिसके बाद दोनों ही आपस में बात करने लगते हैं। तभी यहाँ अचानक से साहुई आ जाती है, वही बच्ची जैसी दिखने वाली लड़की, और रिको से बोलती है कि क्या तुमने मेरे लिए अपार्टमेंट ढूंढ दिया। तब रिको बोलते है कि हाँ मैं कॉल कर पता करती हूँ। तब कूदो से पूछता है कि आखिर तुम्हें किस चीज के लिए और कितना बड़ा अपार्टमेंट चाहिए। साहुई बताती है कि उसे एक बड़ा अपार्टमेंट चाहिए क्योंकि उसे कपड़े रखने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तो उसे थोड़ी बड़ी जगह चाहिए। अब वो उस सनफ्लावर को देखती है और पूछती है, जिस पर कूदो बताता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम ले सकती हो। तब वो उसके मजे लेते हुए बोलती है कि कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे। यहाँ वो रिको के बारे में कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रिको उसे चुप कराते हुए बोलती है कि चलो जल्दी हम तुम्हारा अपार्टमेंट देखने वाले हैं। अब अगले सीन में वो दोनों के अपार्टमेंट में होते हैं जो कि काफी बड़ा होता है। ये कोबलून शहर के बाहर था, इसलिए शाहुई इसके लिए थोड़ी उदास थी। तब रिको बोलती है कि मुझसे तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें इतना बड़ा अपार्टमेंट शहर के बाहर चाहिए। शाहुई बोलती है कि क्या मैंने ऐसा बोला भी था। तभी उधर कूदो का कॉल आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें अपार्टमेंट पसंद आ गया। रिको बताती है कि फिलहाल के लिए तो उसे ये पसंद नहीं आया है, जिस पर कूदो कहता है कि हम दूसरा अपार्टमेंट भी देख सकते हैं। जिसके बाद वो तीनों ही एक नए अपार्टमेंट के बाहर होते हैं। जगह थोड़ी अजीब थी। रिको बोलती है कि इसे पसंद नहीं आएगा, पर शाहुई को वो काफी ज्यादा पसंद आता है। कूदो तभी बोलता है कि तुम छत पर जाओगी तो तुम्हें और मजा आएगा। छत पर आने के बाद शाहू को और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है, जिस पर कूदो कहता है मैंने तो पहले ही कहा था। यहाँ रिको और कूदो दोनों को ही आसमान काफी अच्छा दिख रहा था। तभी शाहुई उन दोनों को बुलाती है और अब लोग अपने सामने देखते हैं तो पाते हैं कि काफी सारे सनफ्लावर एक साथ उगे हैं, जैसे कि वो कोई बागीचा हो। कूदो काफी शांति से उन सबको देखने लगता है। तब रिको मन में बात करते हुए बोलती है, सनफ्लावर का मतलब होता है कि मेरी नजरें सिर्फ तुम पर है, तो आखिर कूदो वहाँ पर किसको देखने की कोशिश कर रहा है। पर हम देखते हैं कि वो तो वहाँ पर असल में रिको को ही देख रहा है, यानी उसके पास्ट को देख रहा है। रिको एक शॉप पर होती है, तभी उसका कॉइन नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी आता है, कॉइन से कुछ खेल दिखाता है। रिको को अच्छा लगता है, वो उसका शुक्रिया अदा करती है। वो बंदा
बंदा अपना सर झुकाता है और यहाँ से चला जाता है। रिको देखते ही रह जाती है। इसके बाद हम दो मेड को देखते हैं जो कि आपस में ये बात कर रही थी कि जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो गोद लिया हुआ बच्चा है, वो नहीं है जो हमें दिख रहा है। वो ये एक फोटो को देखते हुए बोल रही होती है। वो बताती है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे उनकी पत्नी की डेथ हुई थी तो उनका सन भी उसी वक्त मर चुका था। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही होती हैं। तभी हम एक आदमी और एक डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें तो काफी बुरा लग रहा होगा तुम्हारे फादर के बारे में ये सब सुनकर, वैसे तुम्हें उसका स्पर्श कैसा लगा? मुझे उसका स्पर्श काफी अच्छा लगा। मैं उसके कार्यस्थल पर भी गया था 2 हफ्ते पहले। मुझे और भी जांच करना था पर इधर उधर काम के कारण मैं ये नहीं कर पाया। डॉक्टर बोलता है कि आपने ये तो सही कहा, वैसे आपके मास्क के कारण सभी लोग आपको काफी अजीब तरह से देखते होंगे। अब वो हरे बाल वाला बंदा बोलता है कि मैंने काफी समय से कुछ खाया नहीं है तो हमें खाने जाना चाहिए। पर डॉक्टर कहता है कि उसे थोड़ा काम है। अब वो एक बंदे को कॉल मिलाकर कहता है कि क्या आगे के अपडेट आ चुके हैं, पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें इतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। रिको की जो जांच है वो अभी बाकी है। दोस्तों हम कूदो को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के बारे में पता कर रहा था कि जॉब छोड़कर आखिर वो चला कहाँ गया। पर हैरानी की बात थी कि किसी को कुछ नहीं पता और ये कूदो को भी काफी अजीब लगता है। इसके बाद हम रिको को देखते हैं जो कि टेरिस पर होती है। तभी यहाँ पर वही मास्क वाला बंदा आता है और अब वो अपना फेस रिवील करता है। ये असल में कूदो का ही दोस्त है जो कि कैफे में काम कर रहा था। रिको उससे बोलती है कि मैं तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रही थी। वो बंदा कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि मैं आपको याद हूँ। रिको बोलती है कि मैं तुमसे 2 बार मिली हूँ लेकिन मुझे पता है तुम मुझे काफी पहले से जानते हो। वो बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर वो बोलता है पर मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि मैं जिस रिको को जानता था वो अचानक से ही गायब हो चुकी है। और अब सुनकर रिको एकदम हैरान हो जाती है। वो बंदा आगे बोलता है अब एक अनजान औरत मेरे दोस्त की यादों को कुचलने की कोशिश कर रही है। ऐसे वो काफी बातें बोलता है और फिर चला जाता है। इसके बाद रिको उसी के बारे में बातें सोचते हुए अपने ऑफिस में जाने लगती है। ऑफिस में देखते है कि सनफ्लावर मुरझा चुका है। वो उसे उठाती है। तभी कूदो उससे बोलता है कि तुम जानती हो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। रिको बोलती है हाँ मैं ये जानती हूँ। वो सनफ्लावर को फेंक देती है। वो काफी उदास थी। अगले दिन भी ऑफिस में वो काफी ज्यादा उदास थी। वो सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ है, आखिर मैं कौन हूँ। ऐसे ही टेरिस पर वो जला रहे थे कुछ, तब भी रिको का ध्यान नहीं था। तब कूदो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है। रिको बोलती है कि कुछ नहीं, बस मैंने सही से सोया नहीं है। कूदो कहता है ऐसा नहीं है, तुमने काफी टाइम से अपने चश्मे नहीं पहने इसीलिए तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। तभी रिको उससे बोलती है कूदो मैं वो रिको नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। तब काफी तेज हवा चलने लगती है और कूदो बोलता है तो तुम उसे नहीं जानती ना। रिको बोलती है हाँ मैं कब से यहाँ रह रही हूँ, कब से मैं कॉबलन शहर में रह रही हूँ, मैं ये कुछ भी नहीं जानती। कुछ चीजें हैं जैसे कि वो फिश टैंक वो मेरा है, वो खाना जो हम दोनों ने साथ खाया, और मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। कूदो बोलता है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे अंदर जो है वो तुम नहीं हो, जो तुम फील करती हो वो सब एक इल्यूजन है। रिको काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि जो भी मैं फील करती हूँ उसमें से कुछ भी इल्यूजन नहीं है। तभी उसे काफी ज्यादा खांसी होने लगती है और अचानक ही वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। हमें दोबारा से इन दोनों का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही पार्टी कर रहे होते हैं। तभी कूदो रिको से बोलता है कि मुझे कॉबलून शहर थोड़ा अजीब सा लगता है, जिस पर रिको से बताती है कि कॉबलून शहर एक बार पहले 1994 में डिस्ट्रॉय हो चुका था और इसे दोबारा से बनाया गया है और इसीलिए इतना पुराना दिखता है। इसके बाद वो कॉबलून शहर की हिस्ट्री के बारे में बताने लग जाती है जो कि कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो मैं नहीं बता रहा। दोनों घर जाने लगते हैं लेकिन दोनों ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और रिको तो बोल रही थी कि हमें और भी करना चाहिए, और कूदो से मना करने लगता है। बोलता है कि ऐसे तो कल तुम ऑफिस भी नहीं आ पाओगी। तभी रिको अचानक से उसे किस कर देती है। कूदो भी ये मौका नहीं छोड़ता और वो भी उसे किस करने लग जाता है। और प्रेजेंट टाइम हम देखते हैं जब रिको की आंख खुल जाती है, वो कूदो के घर पर होती है और कूदो की भी आंख खुल जाती है। कूदो को देखकर रिको हैरान हो जाती है। कूदो से बताता है कि रात को तुम अचानक से ही बेहोश हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने ही घर ले आऊं। अब कूदो थोड़ा सीरियस होता है और बोलता है रात को हम जो बात कर रहे थे, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रिको के बारे में बताऊं? सुन रिको सोचने लग जाती है और अचानक से मना कर देती है। कूदो बोलता है ठीक है तो आज तुम ऑफिस मत आना और सिर्फ आराम करना, और वो अपने घर की चाबी देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मियोकी और थाई को देखते हैं। थाई कूदो का दोस्त है और मियोकी उससे बोलता है तुम्हें शहर में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, कोई भी तुम्हें पहचान सकता है। इस पर थाई बोलता है कि मैंने अपना भेष कुछ ज्यादा ही चेंज कर रखा है और अब कितना बदलूं मैं खुद को। अब थाई मियोकी से बोलता है कि नकली वाली जो रिको है वो भी कूदो को पसंद करने लगी है और एक तरह से मेरा दूसरा चांस भी चला गया। जिस पर मियोकी बोलता है कि मुझे तो आप काफी अट्रैक्टिव लगते हो, साला गे है क्या? मुझे पता है अभी ये नकली रिको जो इसने बोला इसको सुनकर तुम थोड़े कंफ्यूज होगे, बट स्टोरी में आगे सब कुछ समझ आ जाएगा क्योंकि ये एक मिस्ट्री है। अब दोनों उसी कैफे में जाने लगते हैं जहाँ पर थाई काम किया करता था। मियोकी उससे बोलता है कि हमें थोड़ा सतर्क होकर जाना चाहिए। तब थाई उससे बोलता है कि चलो पीछे से चलते हैं। पीछे की तरफ से जाने पर थाई बताता है कि मैंने यहाँ पर बिल्लियों के लिए बारिश से बचने के लिए घर बनाया था, पर यहाँ पर कुछ भी होता है क्योंकि वो अब यहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद दोनों एक शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक नया प्रोडक्ट आया था और दोनों उसके ऊपर बातें करने लगते हैं। मियोकी बोलता है कि कुछ तो अजीब है। तब थाई बोलता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि अभी भी वो तिल रिको के ऊपर ही है, यानी उसके गाल के ऊपर
पर मियुकी ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है अब तो और भी ज्यादा मजा आने लगा है। एक इंसान जिसकी अपीयरेंस बिल्कुल सेम है, उसकी आवाज, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, और वो अब भी उसी तरह का रिएक्शन देती है जैसा वो मरने से पहले दिया करती थी। तो क्या ये प्यार के कारण हो रहा है? और अगर ऐसा है तो ये कितना निराशाजनक है। इसके बाद हम रिको को याओमी के साथ देखते हैं और वो कूदो के घर वाली बात भी याओमी को बता देती है। ये सुनकर तो याओमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तब रिको से बताती है कि जो सेकंड रिको है, यानी जिसे इन लोगों ने फोटो में देखा है, वो पहले ही मर चुकी है। और ये सुनकर जिस तरह से मैं और आप हैरान हैं, उससे तो याओमी भी हैरान हो जाती है, बल्कि वो तो डरने ही लग जाती है कि कहीं उसकी मौत इसी अपार्टमेंट में तो नहीं हुई थी। तब रिको बोलते हैं कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, जिस पर याओमी बोलती है नहीं तुम्हें कंफर्म नहीं है, क्या तुमने खुद इससे कूदो के बारे में पूछा है? जिस पर बोलती है कि नहीं ऐसा तो मैंने नहीं करा है। रिको यहाँ पर बोलती है कि मुझे एब्सोल्यूट सेल्फ बनना होगा, जो याओमी को बिल्कुल समझ नहीं आता, ना ही मुझे आया। रिको बोलती है कि मैं कोई फैसला लूं और उसके बाद में रिग्रेट ना करूं, जो मुझे करना है मैं करके ही रहूंगी। सीधी भाषा में मैं खुद पर भरोसा करूंगी। मैं एक ऐसी व्यक्ति बनना चाहती हूँ जो खुद से ही बोले कि मैं जैसी हूँ वैसी सही हूँ। इस पर यामी उससे बोलती है कि आखिर तुम कब से इतनी ज्ञानी बन गई? इस तरह से उसके काफी ज्यादा मजे लेने लग जाती है। लेकिन फिर वो उससे बोलती है क्या तुम्हें याद है तुम कब इस अपार्टमेंट में आई थी? जिस पर रिको बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब यामी बोलती है कि कहीं तुम कोई क्लोन तो नहीं? मैंने इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ा था। बताती है कि उस आर्टिकल में मैंने कमेंट भी किया था, पर उसे किसी ने डिलीट कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये रिको से रिलेटेड है या नहीं। इसके बाद वो जिंकोनियम के बारे में बात करने लगती है, जिस पर रिको बोलती है कि कहीं तुम सिंथेटिक जिंकोनियम की तो बात नहीं कर रही? इस पर वो अपना एक इयररिंग दिखाते बोलते हैं कि हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ, ये उसी से बना है। याओमी सारी लाइटें बंद कर रिको को एक कमरे में ले जाती है और अपना इयररिंग दिखाती है जो कि चमक रहा होता है, और बोलती है मुझे लगता है कि हम भी कहीं इसी से तो नहीं बने, मतलब कि ये कहीं हमारे अंदर तो नहीं। जिसके बाद वो इससे रिलेटेड काफी बातें करते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ कूदो ऑफिस में आता है, रिको से गुड मॉर्निंग बोलती है, दोनों के बीच में काफी बातें होती है। जिसके बाद हम कूदो को दोबारा देखते हैं जो कि लंच कर वापस ऑफिस आ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ से रिको और याओमी भी आ रहे थे लंच कर। दोनों को देख कूदो छुप जाता है। याओमी रिको से बोलती है कि खाना काफी अच्छा था, तुम्हें वैसे कूदो को भी लाना चाहिए था। याओमी रिको से बोलते हैं कि तुम वापस से उसी अपार्टमेंट में रहने वाली हो क्या? वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें उसे रेनोवेट कर लेना चाहिए, ना कि पुरानी रिको का सामान को यूज करना चाहिए। पर रिको बोलती है कि मैं उसे संभाल के रखना चाहती हूँ। जिस पर याओमी बोलती है क्या तुम ये कूदो के लिए करना चाहती हो? रिको बोलती है नहीं, मैं ये रिको के लिए करना चाहती हूँ, पुरानी रिको के लिए। याओमी कहती है पर वो तो मर चुकी है। रिको बोलती है तभी मैं ये करना चाहती हूँ, वो जगह उसकी थी, मैं नहीं चाहती कि उसकी फीलिंग्स वहाँ से जाए। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है और सारी बातें कूदो सुन लेता है। इसके अगले सीन में वो सिगरेट पी रहा होता है, तभी वहाँ पर रिको आती है और उसे इनवाइट करती है पार्टी में, क्योंकि शाओमी ने एक अपार्टमेंट लिया है तो ये लोग पार्टी कर रहे हैं। कूदो आने के लिए मना कर देता है, पर रिको जैसे तैसे कर उसे मना ही लेती है। रिको को कुछ काम याद आता है, वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिको कूदो के बारे में ही सोच रही है और कूदो रिको के बारे में ही सोच रहा है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं, लेकिन बीच में एक दीवार है। इसके बाद हम यामी को देखते हैं जो कि अपना काम करते वक्त रिको की ही बातों को सोच रही थी कि वो मरी हुई रिको की यादों को नहीं मिटाना चाहती। अब अगले सीन में चारों पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी काफी देर तक चलती है, चारों काफी मजे करते हैं और फिर पार्टी खत्म हो जाती है। अब यह चारों ही सामान को हटाने लगते हैं और कूदो और रिको कूड़ा फेंकने जाते हैं, और फिर वो दोनों वहीं खड़े होकर सिगरेट पीने लगते हैं। यहाँ रिको के पास सिगरेट नहीं थी, वो कूदो से मांगती है, पर कूदो कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही है। रिको एक बिल बोर्ड को देखकर बोलती है कि हेलो नुमा, यहाँ पर अपना एक और क्लिनिक खोलने वाला है और शायद मैं एक बार वहाँ जाकर ट्राई कर सकती हूँ। लेकिन कूदो से घूर कर देखने लगता है और बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने तुम्हें किस तरह से किस किया था? और फिर वो उसके काफी करीब आ जाता है, जिससे रिको को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, पर वो सिर्फ अपनी सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर छोड़ देता है और हटते हुए बोलता है कि मैं इतना ही तुम्हारे लिए बस कर सकता हूँ। अब वो बोलता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जेनेटिक टेरर का प्रकाश आता कहाँ से है। इस पर रिको बोलती है कि क्या पता वो एक चमत्कार हो, और वैसे भी सभी लोगों को इससे काफी उम्मीदें हैं। इसके बाद हम कूदो को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा था और बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कूदो को कि वो कुछ बूढ़ों लोगों के साथ गेम खेल रहा है जैसे रिको खेला करती थी। तभी उसके पीछे रिको आ जाती है और दोनों को साथ देखकर वो तीनों ओल्ड मैन काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम मियुकी को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है और वो बोलता है कि हम गॉब्लिन शहर पहुंच गए हैं, क्या आपको उन्हें देखना है? मियुकी साफ मना कर देता है और बोलता है कि उन्हें मुआवजा दो और वहाँ से भेज दो। अब मियुकी बोलता है कि मैं तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका हूँ। जिस पर थाई बोलता है कि ये जगह ही ऐसी है, यहाँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब हम कूदो और रिको को देखते हैं जहाँ कूदो को एक नया प्रोजेक्ट मिला है, तो इस तब मियुकी को देखते हैं जो कि थाई से बोलता है तो हम दोबारा शुरू करने वाले हैं, लेकिन इस बार तुम अस्तित्व में नहीं होने वाली हो, तुम इससे खुश तो हो ना? जिस पर थाई बोलता है कि हाँ मैं तो काफी खुश हूँ। साथियों बोलता है कि ये तो काफी कमाल की बात है कि तुमने मिस्टर चाम को ढूंढ लिया। जिस पर मियुकी बोलता है कि हाँ अभी मैं कूदो को चेक करने वाला हूँ, और ये सुनकर थाई हैरान हो जाता है। अब मियुकी थाई से पूछता है कि आखिर रिको की डेथ का रीजन क्या था। दूसरी तरफ हम कूदो और रिको को देखते हैं जहाँ पर रिको कूदो से बोलती है मुझे मिस्टर चाम के लिए बहुत फिक्र हो रही है, वो अकेले ठीक तो रहेंगे ना? शायद ये अपने बॉस की बात कर रही है, शायद।
तब कूदो बोलता है कि अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र हो रही है तो तुम मर सकती हो। रिको उससे बोलती है आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, जिस पर कूदो बोलता है कि लोग काफी आसानी से मर सकते हैं। दूसरी तरफ थाई बोलता है कि ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और मैंने उस टाइम भी कूदो से कहा था कि मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि तभी हम कूदो को देखते हैं जो कि रिको से बोलता है कि आखिर तुम पुरानी रिको के बारे में कितना जानती हो। इस पर रिको बोलती है इतना कि वो बस मर चुकी है। इस पर कूदो पूछता है कि आखिर तुम्हें ये किसने बताया, जिस पर रिको बताती है कि हम जो गोल्ड फिश रेस्टोरेंट गए थे तुम्हारे उसी दोस्त से मैंने ये पता किया था। इस सुनकर कूदो हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें उसने बताया, और हंसने लगता है। यहाँ मियुकी बोलता है कि मुझे पता है तुम दूसरी वाली रिको के लिए काफी गुस्सा फील करते हो और तुम्हें कूदो की काफी चिंता होती है। और यहाँ अभी भी कूदो काफी जोर जोर से हंस रहा होता है और फिर वो फाइनली बोलता है जो सुनकर तुम भी हैरान होने वाले हो, क्योंकि यहाँ वो काफी बैडेस्ट तरीके से बोलता है रिको को मैंने ही मारा है। और वो काफी घूर कर रिको को देखने लगता है। अब आगे की मिस्ट्री तो हमें आगे ही पता चलेगी पार्ट 2 में। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस पर 100 कमेंट कर देना, मैं पार्ट 2 भी ला दूंगा।